हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने उसी प्रकार से एक और फसल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लहसुन, एलियम सेटाइवो। इसका कुल है एलियेसी। बाकी डिटेल्स अपने इसका क्या महत्व है और इसका क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सी जलवायु चाहिए, किस प्रकार की मृदा चाहिए और उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, बुआई कब करनी चाहिए और उसके बाद निराई गुड़ाई, रोग के बारे में और कीट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उपज के बारे में पढ़ेंगे और इसके अपने कीट को, प्याज की फसल में एक कीट था थ्रिप्स नामक, ठीक है, थ्रिप्स नाम का एक कीट था, उसको अपने प्याज की फसल में कवर किया था। इस फसल में अपने रोग करेंगे और जो रोग और कीट होते हैं प्याज के व लहसुन के दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। अपने कीट को, एक कीट था उसको अपने प्याज की फसल में पड़ा था और इस फसल में अपने सिर्फ और सिर्फ रोग पड़ेंगे। यही रोग प्याज में आएंगे और प्याज वाले कीट भी इसी में आएंगे, यानी कि कीट और प्याज, कीट व रोग लहसुन और प्याज में सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10th लेसन की एक और फसल, जो वैसे देखा जाए तो ये आपकी अंतिम फसल है। इसके बाद में जो कुकुरबिटेस कुल की सब्जियां आती है, जो भी सारी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां आती है, वो सारी अगली फसल के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट रहेगा वो, ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें अपने लहसुन पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से फसलें कंप्लीट होती है, एक वर्ग रहता है कुकुरबिटेसिया, कद्दू वर्गीय सब्जियां, उनको अगली वीडियो में सभी सब्जियों को एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती। देखिए, सब्जियों की खेती में अपने 11 फसलें पड़ चुके हैं और ये अपनी 12वीं फसल है लहसुन। कौन सी? लहसुन। ठीक है, तो लहसुन का सबसे पहले अपने देखते हैं कि वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक यदि नाम देखें, उसके बाद में यदि अपने कुल देखें तो वानस्पतिक नाम है एलियम सेटाइवम। प्याज का था एलियम सेपा, इसका है एलियम सेटाइवम। ठीक है, और इसका जो कुल है वो प्याज की तरह एलियेसी ही है। अब इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में अपने जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी अक्सर लहसुन में महत्वपूर्ण बातें हैं। तो लहसुन का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्लिका या क्लोव कहलाता है। लहसुन में खाने योग्य भाग क्लिका या CLOV, क्लॉव कहलाता है। ठीक है, अब एक तो बात अपने खाने योग्य भाग की कर ली। दूसरा करते हैं कि जो लहसुन में तीखी गंध होती है वो डाइल एलाइल और डाइसल्फाइड के कारण होती है। लहसुन में तीखी गंध डाई एलाइल डाई सल्फाइड के कारण होती है। देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम 11th और 12th के नोट्स डालते हैं। वैसे तो बहुत सारे चैनल है, हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है, राजस्थान जीके और हिंदी का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर WO की तैयारी करते हैं उनके लिए अलग है, और इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम का भी अलग है, और जो बायोलॉजी केमिस्ट्री जेट की तैयारी में आते हैं उनके लिए भी अलग है। परंतु जब आपके लेवल की बात करते हैं तो हमारा एक एग्रीकल्चर पर चैनल है जिसका लिंक आपको वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है,
परंतु उसका मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको सभी जो 11th और 12th के नोट्स हैं उस ग्रुप में मिलेंगे। उसको लिए आप सर्च करना @एग्रीकल्चर विजन 12th क्लास 12। ठीक है, तो आपको ये चैनल आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर विजन क्लास 12th नाम से। यदि आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके सभी PDF आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए कि आप किस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और लिंक जो नोट्सों को प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, जो लहसुन में एंटी कैंसर जो गुण होता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का वह नपुंसकता को दूर करने की क्षमता पाई जाती है। लहसुन में एंटी कैंसर, यानी कि जो लहसुन खाता है उसको कैंसर होने की संभावना कम रहती है। नपुंसकता को कम करने की क्षमता, और इसके साथ साथ जो इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता पाई जाती है वह कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें एंटी कैंसर गुण होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वह कैंसर को भी नपुंसकता को भी कम करता है। इसके बाद में लहसुन में ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है। लहसुन की बात करें तो लहसुन में सबसे ज़्यादा, यानी कि फॉस्फोरस की बात करें तो लहसुन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस पाया जाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस होगा वो किस में होगा? लहसुन में होगा। इसके बाद में अपने जलवायु की बात करते हैं उसी क्रम में। देखिए, जब रोग व कीट एक जैसे होते हैं तो जलवायु भी क्या होगी? मोस्ट ऑफ एक जैसी होगी। तो देखिए, लहसुन ठंडी जलवायु का पौधा है। कौन सी जलवायु का पौधा है? लहसुन ठंडी जलवायु का पौधा है। ठीक है, लहसुन है जो ठंडी जलवायु का पौधा है। इसके बाद में अत्यधिक गर्मी व ठंड अनुकूल नहीं होती है। यदि ज़्यादा गर्मी होगी और ज़्यादा ठंड होगी तो वो दोनों भी क्या होगी? अनुकूल इसके नहीं होगी। अत्यधिक गर्मी व ठंड अनुकूल नहीं होती है, यानी कि ना तो इसके ज़्यादा ठंड काम की और ना ही इसको ज़्यादा गर्मी पसंद है। तो फांकों के फुटान के लिए 15 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान होता है वो उपयुक्त रहता है। जो क्लोव होती है फांकों, ठीक है, इसकी गुलियां जो होती है उसके फुटान के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। कितना सेंटीग्रेड तापमान? 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो उपयुक्त रहता है। इसके बाद में इसकी मृदा एवं खेत की तैयारी की बात करें तो देखिए, वही बात, मृदा क्या हो गया आज, एवं खेत की तैयारी। देखिए, यदि अपने मृदा एवं खेत की तैयारी की यदि बात करते हैं तो मृदा कैसी चाहिए? लहसुन की खेती के लिए उपजाऊ जीवांश पदार्थ युक्त
जीवांश पदार्थ युक्त और उचित जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान जो होता है वह 6.5 से 7.5 पीएच मान 6.5 से 7.0 जिसका पीएच मान 6.5 से 7 होता है उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, यानी कि जिसका ये पीएच मान होगा वो मृदा क्या होगी, उपयुक्त मानी जाएगी। ठीक है, और खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके और 2 जुताई गहरे देसी हल से करते हैं। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के पश्चात 2 जुताई देसी हल से कर पाटा लगाते हैं। ठीक है, पाटा यानी कि सुहागा लगाते हैं। ये था अपने कि किस प्रकार से लहसुन की फसल के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें बुआई एवं बीजोपचार एवं बीज की मात्रा, देखिए बुआई बीज की मात्रा एवं बीजोपचार, यानी कि बुआई कैसे करते हैं, बीज की मात्रा कितनी लेते हैं और बीजोपचार कैसे करते हैं। तो लहसुन की बुआई के लिए गांठों से जुड़ी हुई बुआई के लिए गांठों से जुड़ी हुई कलियों का उपयोग करते हैं। गांठों से जुड़ी हुई कलियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, गांठों से जो जुड़ी हुई कलियां, इनका उपयोग अपने बुआई के लिए किया जाता है। और कितनी 400 से 500 किलो कलियां प्रति हेक्टेयर, 400 से 500 केजी कलियां प्रति हेक्टेयर, जिनका वजन 6 से 8 ग्राम वजन वाले, यानी कि जिनका वजन 6 से 8 ग्राम होता है वो 400 से 500 किलो कलियां प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। और बुआई के लिए अक्टूबर महीना जो होता है वो उपयुक्त रहता है, अक्टूबर नवंबर। यहाँ अपने समय की बात कर लेते हैं, समय अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर उपयुक्त इसकी बुआई के लिए उपयुक्त महीना रहता है। और बुआई से पहले डाइथेम M45, बुआई से पूर्व डाइथेन M45 फफूंदनाशक या कवकनाशक दवा से उपचारित करते हैं। ठीक है, ये काम अपने को करना चाहिए कि जो डाइथेन M45 फफूंदनाशक या कवकनाशी है उससे अपने को ये लहसुन की गुलियां जो है, कलियां हैं, इनको उपचारित करके ही बोना चाहिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपने उन्नत किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी, नोट कर लिया।
हाँ जी, अब करते हैं उन्नतशील किस्में। लहसुन की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं? उन्नतशील किस्म ऐसी कौन कौन किस्में हैं जो लहसुन के लिए अच्छी मानी जाती है और अपने लिए भी पढ़ाई की दृष्टि से भी अच्छी मानी जाती है? तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बड़ी गांठों वाली किस्में। दो प्रकार से विभाजित किया है इसको, बड़ी गांठों वाली किस्में। बड़ी गांठें जो कलियां बनती है और उससे जो गांठिया बनता है वो ज़्यादा बड़ा बनता है, तो कौन सी किस्म है? फावरी, सोलन और राजेली गादी। फावरी, सोलन, राजेली गादी। ये है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, परंतु फिर भी अपने को यदि किताब में दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। G1, G50, G51, G282, G1, G50, G51, G282। ठीक है, ये G मतलब गार्लिक यानी कि लहसुन। उसके बाद में दूसरी जो बांटी हुई है वो बांटा हुआ है कि उत्तर भारत में उगाई जाने वाली अन्य किस्में। जो उत्तर भारत में उगाई जाती है, उत्तर भारत में उगाई जाने वाली कुछ अन्य किस्में। कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको उत्तर भारत में उगाया जाता है? ठीक है, इनके अलावा जो है हिसार स्थानीय, लाडवा, हिसार स्थानीय, लाडवा, लाडवा, को 2 अगेती कुंवारी, को 2 और अगेती कुंवारी। ये जो किस्म है वो भारत में, उत्तरी भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं खाद व उर्वरक की बात करते हैं। खाद व उर्वरक। देखिए, खाद व उर्वरक मोस्ट ऑफ मैंने आपको बताया था कि क्रॉप में एक जैसा ही होता है। इसमें अपने खाद व उर्वरक की बात करें तो 20 से 25 टन गोबर की खाद, कितनी? 20 से 25 टन गोबर की खाद, 100 से 125 किलो नाइट्रोजन, 100 से 125 केजी नाइट्रोजन। इसके बाद में 50 केजी फॉस्फोरस, 50 केजी पोटाश। देखिए, नाइट्रोजन की कितनी भाग करते हैं? 1/3 भाग करते हैं। एक भाग तो जुताई के साथ और अन्य को 3 भाग करके 20 से 25 दिनों के अंतराल पर अपने खेत में खड़ी फसल के रूप में दिया जाता है। यह आप अपनी तरफ से लिख लेना, क्योंकि मैं बार बार इसको लिखाऊंगा तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। देखिए, दूसरी बात करते हैं अपने सिंचाई की। अब बात आती है सिंचाई या इरिगेशन के बारे में। देखिए, कितनी सिंचाई की इसको आवश्यकता होती है। जब अपने लहसुन की कलियां रोपाई की जाती है उसके तुरंत पश्चात अपने को क्या करनी चाहिए? हल्की सिंचाई करनी चाहिए। कलियों की रोपाई के तुरंत पश्चात सिंचाई करनी चाहिए। यानी कि रोपाई के तुरंत पश्चात अपने को क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। इसके पश्चात 8 से 10 डे के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, 8 से 10 दिनों के अंतराल पर अपने को क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं निराई और गुड़ाई की। निराई गुड़ाई, खरपतवार निकालना, मतलब निराई गुड़ाई कब और कैसे करनी चाहिए? तो निराई गुड़ाई के लिए 20 से 25 दिन बाद, जब बुआई करते हैं तो 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद
पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए, निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, 20 से 25 दिन बाद जब अपने बुआई करते हैं उसके 20-25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई है वो अपने को 1 माह पश्चात करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई पहली निराई गुड़ाई के 1 माह पश्चात करनी चाहिए। ठीक है, और एक बात कि लहसुन में भी गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि ऊपर से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ज़्यादा गहरी निराई गुड़ाई करने से क्या होता है, कलियों में नुकसान हो जाता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें कि इसमें लगने वाले रोगों की, जो कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं मुख्य रूप से उनकी बात करते हैं, क्योंकि कीटों की बात अपने इसमें प्याज में पढ़ ली थी। तो प्रमुख रोग, देखिए ये प्याज प्लस लहसुन दोनों के हैं, प्याज प्लस लहसुन दोनों के ये प्रमुख रोग है। यदि प्रमुख रोग की बात करते हैं तो पहला रोग होता है तुलासीता। तुलासीता रोग कौन सा रोग होता है, तुलासीता रोग होता है। तो इस रोग में पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई जैसी फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई जैसी फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। क्या होगा कि सफ़ेद जो रुई जैसी फफूंद की वृद्धि अपने को इसमें दिखाई देगी। इसके बाद यदि इसके रोकथाम की अपने बात करें तो किस प्रकार से इसका रोकथाम किया जा सकता है और किस प्रकार को इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो बात करते हैं कि मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। रोकथाम, मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। क्या करेंगे, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर मैनकोजेब का और छिड़काव करेंगे। दूसरा जो रोग इसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं वो है अपना बैंगनी धब्बा रोग। कौन सा, बैंगनी धब्बा रोग, या इंग्लिश बोलते हैं पर्पल ब्लॉच रोग, पर्पल ब्लॉच। देखिए पर्पल ब्लॉच के बारे में अपने पढ़ते हैं। बैंगनी धब्बा रोग या पर्पल ब्लॉच। जो पर्पल ब्लॉच रोग होता है यह रोग अल्टरनेरिया पोराई फफूंद से होता है। किससे होता है, अल्टरनेरिया पोराई। ये क्या होता है, कवक या फफूंद होता है। इसके बाद में यदि प्रभावित जो पत्तियां और तने होंगे वो छोटे छोटे उसमें गुलाबी धब्बे पड़ जाते हैं। प्रभावित तने व पत्तियों पर छोटे छोटे गुलाबी धब्बे पड़ जाते हैं। छोटे छोटे क्या होंगे, गुलाबी धब्बे पड़ जाएंगे। इसके बाद में यदि अपनी इसकी रोकथाम की बात करें तो क्लोरोथेलोनिन रोकथाम, क्लोरोथेलोनिन
थैलोनिन। ये इस दवा का अपने 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करते हैं। क्या करेंगे, इसका दवा का घोल बनाकर 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 2 बार अपने छिड़काव करेंगे। इसके बाद में आता है तुड़ाई। देखिए, जब गांठों को अपने तुड़ाई करते हैं, जब ये पीली पड़ जाती है, लहसुन की ऊपरी पत्तियां जब पीली पड़ जाती है, तब इसकी खुदाई करनी चाहिए। और लहसुन की फसल को पकने में 5 से 6 माह का समय लगता है। खुदाई व उपज यहाँ पढ़ते हैं। खुदाई व उपज। देखिए, खुदाई व उपज की यदि अपने बात करें तो लहसुन को पकने में, फसल को पकने में 5 से 6 माह का समय लगता है। जब ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती है, तब खुदाई करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में यदि उपज की बात करें तो अपने को उपज कितनी प्राप्त होती है, तो 80 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपज, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को उपज प्राप्त होती है। ठीक है। अब यदि भंडारण की बात करें, इसी प्रकार इसका भंडारण किया जाता है जिस प्रकार से प्याज का भंडारण किया जाता है। ठंडे, नम व हवादार कमरे में, छाया में भंडारण किया जाता है। ठीक है, छाया में इसका क्या होगा, भंडारण किया जाएगा। ये था अपना लहसुन। अब अपनी एक फसल, कंबाइंड फसल जो रहती है, वो कद्दू वर्गीय या कुकुरबिट्स फसल रहती है। ठीक है, इसको अपने अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। यदि आपको कुछ डाउट है, कोई चीज़ या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पर, या आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।